चलिए शुरू करते हैं। चलो आज से शुरू करते हैं बेटा क्लास 9th फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, देखो यहाँ से थोड़ा सा फिजिक्स का एक अलग ही डायरेक्शन तुम लोगों को पता चलेगा। अब तक जो 8 में फिजिक्स पढ़ते आ रहे थे और 9th में फिजिक्स का थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, पहला ही चैप्टर मोशन है। सच बताऊं तो बच्चों को ये बहुत टफ लगता है कि मैम मोशन चैप्टर ना लास्ट तक टफ लगता जाता है। अगर शुरू से अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है ना तो लास्ट तक लगेगा कि अरे इसके अंदर तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हमें आई जा रही है। चैप्टर के अंदर देखो मेनली क्या पढ़ना है, थोड़ी बहुत थ्योरी है। मैं पहले बता रही हूँ थ्योरी बहुत कम है। क्वेश्चंस आते किस फॉर्म में है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स भी कब हो पाएगा, न्यूमेरिकल्स करने के लिए भी सच बताऊं ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला याद है तो आप न्यूमेरिकल कर लोगे। अब 9th का कॉन्सेप्ट ऐसा होगा ही नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आया कि वैल्यू पुट करी और आपने न्यूमेरिकल कर लिया। न्यूमेरिकल करने के लिए भी थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो न्यूमेरिकल में भी प्रॉब्लम आने लगेगा। तो पूरी फोकस ये होगा कि हम लोग फिजिक्स को जितना ईजी हो सके उतना ईजी करके समझेंगे। ठीक है, सुनना है। 9th क्लास ऐसी होती है कि पहले आप सुनोगे कि आपका टीचर बता क्या रहा है, जिस दिन जो पढ़ाया जाए प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, प्लस सुनते जाना है कि अच्छा सवाल मन में आता है कि व्हाट, जैसे बहुत सवाल आता है कि मैम अगर ऐसा होता तो क्या करते, वैसा होता तो क्या करते। तो इसके लिए क्या है, आपके पास सीनियर क्लासेस भी हैं। ये सिर्फ एक पहला, जैसे अगर बोला जाए ना कि आपको 5 मंजिले के मंदिर बिल्डिंग पे चढ़ना है तो आप कूद के एक बार में तो नहीं चढ़ जाओगे, धीरे धीरे स्टेप 1 स्टेप 2 करोगे ना। तो ये मानो यहाँ से आपके फिजिक्स का पहला सीढ़ी शुरू होती है। तो आराम से समझना चीज़ों को। बहुत सारे सवाल जनरेट होते हैं कि मैम ऐसा होता तो क्या होता, तो वो सारे जवाब कब मिलेंगे, जब आप थोड़े हायर 10th में थोड़ा और बढ़ेगा लेवल, 11th में अच्छा खासा लेवल बढ़ेगा, तो धीरे धीरे अपने सारे सवालों को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और ऐसे इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मज़ा आएगा जब पढ़ोगे तो चैप्टर में ऑलरेडी मज़ा आता जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं मोशन चैप्टर। देखो भाई नाम बहुत छोटा सा है लेकिन चैप्टर है बड़ा थोड़ा। ठीक है, नाम तो मोशन छोटा सा है। पहले तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं। इस वर्ड के मतलब से भी पहले ये समझते हैं कि भाई मोशन ये वर्ड आया कैसे, क्या है इसके पीछे का रीज़न। तो अगर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जैसे आपने केमिस्ट्री में ना स्टेट्स पढ़ी होंगी अलग अलग, कौन कौन सी पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, वैसे ही फिजिक्स में कुछ स्टेट्स होती हैं, वैसे ही बेटा फिजिक्स में भी कुछ स्टेट्स होती हैं, लेकिन वो सॉलिड लिक्विड गैस वाली स्टेट नहीं होती। ये होती है आपकी दो तरीके की। मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ क्योंकि आज हम सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो इन फिजिक्स दो टाइप की स्टेट होती है, एक होती है मोशन वाली, एक होती है बेटा रेस्ट वाली। ठीक है, एज सच एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं आती कि डिफाइन मोशन और डिफाइन रेस्ट, ये सब अब बिल्कुल हट गया है, ऐसा कोई सवाल नहीं बनता। लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग को तो पता होना चाहिए कि भाई क्या है। पढ़ना है मोशन, रेस्ट के बारे में तो ज़्यादा बात करनी भी नहीं है, बस समझना है। ठीक है, तो मोशन कब है, अगर सीधे शब्दों में बोला जाए, डे टू डे लैंग्वेज में बोला जाए तो कहते हैं जब कोई चीज़ चल रही हो, जब कोई चीज़ घूम रही हो, जब कोई चीज़ मूव कर रही हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, मोशन में है। ठीक है, वैसे ही लेकिन फिजिक्स का एक रूल है, किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को हम ना ऐसे पर्सन का नाम लेके नहीं बोलते। फिजिक्स में 2-3 कुछ सिमिलर वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट, बॉडी। ये ऐसा नॉन लिविंग सब्जेक्ट टाइप का है, इसमें जान नहीं है, मतलब किस आपको, आप भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो फिजिक्स में मैं जब भी बोलूँ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है वो लिविंग भी हो और नॉन लिविंग भी हो। ठीक है, बॉडी इसका मतलब इंसान भी हो सकता है या कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ फिजिक्स में मोशन का क्या मतलब होता है, तो सिंपल कोई चीज़ चल रही हो, ये तो हमारी लैंग्वेज में हो गया, लेकिन फिजिक्स में समझने के लिए कैसे बोलेंगे। तो फिजिक्स में समझने के लिए इसको एग्जांपल से समझो। मैं अभी मोशन में हूँ, मैं अभी मोशन में हूँ, बिल्कुल मैं चल रही हूँ ना बेटा, क्लियर, मैं बिल्कुल चल रही हूँ तो मैं मोशन में हूँ ना। ठीक है, ये तो हम समझ गए। फिजिक्स में कैसे, फिजिक्स में समझने के लिए ऐसा समझो, क्या मेरे अगल बगल की सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मैं मूव कर रही हूँ, हाँ, क्या ये मूव कर रहा है, क्या ये बोर्ड मूव कर रहा है, नहीं, क्या आप लोग मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मूव सिर्फ कौन कर रहा है, सिर्फ मैं मूव कर रही हूँ। और हर, मान लो 1 सेकंड हुआ मैं मूव कर गई, मान लो 1 सेकंड हुआ मैं अब भी मूव कर रही हूँ, फिर टाइम हो रहा है, टाइम तो हमेशा बढ़ रहा है ना, मैं अब भी मूव कर रही हूँ। यानी अगर मैं अपने सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यू अपनी पोजीशन को चेंज करती जा रही हूँ तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। मैं टाइम के रिस्पेक्ट में भी और अपने अगल बगल के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी मूव कर रही हूँ तो मैं मोशन में हूँ। लेकिन अभी आप लोग मोशन में नहीं है, आप लोग भी उठ जाओगे, चलने लगोगे तो आप लोग भी मोशन में आ जाओगे, लेकिन सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता जाता है तो उसको हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट कैसा है भैया, वो मोशन के अंदर है। अब मैं रुक गई, सराउंडिंग भी रुकी,
टाइम लेकिन बढ़ रहा है, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में मैं तो नहीं चल रही, तो मेरी स्टेट कैसी हो गई, मैं रेस्ट में हो गई। तो अगर इन इन रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और टाइम में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है तो मैं मोशन के अंदर हूँ, लेकिन अगर मेरी पोजीशन सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही तो मैं रेस्ट के स्टेट में हूँ। क्लियर है, सादा शब्दों में, डेफिनेशन तो कभी नहीं आने वाली कि डिफाइन रेस्ट और डिफाइन मोशन, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लो, घड़ी की सुई हमेशा मूव करती रहती है, हमेशा देखोगे मूव करती रहती है, देखो वो रेड वाली मूव कर रही है, तो वो भी तो हैंड, ये मत समझना कि ये फ्रेम तो मूव नहीं कर रहा ना, तो घड़ी का क्या, वो हैंड्स, वो सिर्फ सुई मूव कर रही है उसकी, तो वो मोशन में है। वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, ये तो एनिमेशन वाला नहीं है, सिंपल सा एक पिक लगी है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये पानी तो बहेगा, बिल्कुल मस्त फ्लो होगा, लेकिन अगल बगल की सराउंडिंग को देखो, वो रॉक्स, वो पेड़, ये सब तो रुका हुआ है ना। तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर किस किस स्टेट में है, मोशन के स्टेट में है, ठीक है। वैसे ही ये तो छोटे क्लासेस से पढ़ जा रहे हैं भाई, सन के अराउंड अर्थ क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, तो कैसा है उसका स्टेट भी, उसका स्टेट भी मोशन के अंदर है, ठीक है। फिलहाल इतना लिखेंगे, फिर अब मैं आगे नया कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो पहले हेडिंग डालेंगे मोशन, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे बेटा, ये नहीं समझेंगे कि डेफिनेशन नहीं आती तो नहीं लिखेंगे, मुझे प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो प्लीज नोट इट डाउन, फटाफट लिखना शुरू कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग ने मोशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। बच्ची तुम लेट आई हो, तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, ठीक है, तुम भी लेट आए हो तो थोड़ा कॉन्सेप्ट छूट जाएगा कि मोशन क्या है, ठीक है। तो मोशन के बारे में मैंने बता दिया कि भाई सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन बदल रही है तो सिंपल सा फंडा है, वो ऑब्जेक्ट या बॉडी किस में है, मोशन में। अगर सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही तो वो ऑब्जेक्ट किस में है बेटा, रेस्ट के। बस इतना बहुत क्लियर है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे इस बच्चे ने पूछा था, आयुष, आयुष आरफ, ठीक है, मोशन इज रिलेटिव, पहले इसको समझो। अभी मैंने बोला कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो मोशन में है, ऑब्जेक्ट रुका है, जैसे अगर मैं अब भी रुकी हूँ, मैं भी रुकी हूँ, आप लोग भी रुके हैं, तो हम सब कैसे हैं अभी, रेस्ट में, ठीक है। तो क्या कोई इंसान 100% ये श्योर होके कह सकता है कि मैं अभी रेस्ट पे हूँ, या आप, मतलब ये कहने का मतलब है क्या हर कंडीशन में मैं रेस्ट पे हूँ या हर कंडीशन में आप रेस्ट पे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ध्यान से समझना। एक छोटा सा एग्जांपल लेके, बहुत कॉमनली 9th में यही एग्जांपल दिया जाता है और है भी इजी क्योंकि बच्चे समझ जाए, छोटे हैं आप लोग तो छोटा एग्जांपल से समझो। सपोज करो मैं बस में जा रही हूँ या मैं बाहर, मैं कहीं रोड पे खड़ी हूँ, एक बस जा रही है, ठीक है। बस के अंदर तुम लोग बैठे हो, मान लो ए वाले सीट पे, ऐसा कुछ मान लो कि एक सीट पे आप बैठे हैं और जस्ट बगल वाली सीट पे तुम्हारा फ्रेंड, मम्मी पापा जो भी है वो बैठा है, ठीक है। अगर मैं पूछूं, मैं बाहर से देखूंगी, मैं बाहर खड़ी हूँ, बस के बाहर कहीं रोड पे खड़ी हूँ, मैंने देखा बस ऐसे मूव हो रही है, तो मुझे आप लोग कैसे दिखोगे, किस स्टेट में दिखोगे, मोशन में दिखोगे, बिल्कुल सही फंडा है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं आप लोग से कि बेटा आप अपने बगल वाले मम्मा या पापा या दोस्त को किस स्टेट में देखोगे, रेस्ट में, ठीक है। तो क्या एक ही जैसा टाइम पे दो अलग अलग चीजें क्रिएट हुई कि नहीं हुई, तो हम, और ऐसे भी समझो अभी हम सब रुके हुए हैं, मैं भी रुकी, आप लोग भी रुके, बिल्कुल रुके, सराउंडिंग भी रुका, सब कुछ रुका, भाई मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन इस हिसाब से सोचो हम किस पे रह रहे हैं अभी, अर्थ पे। अर्थ क्या कर रही, रिवॉल्व कर रही, तो एक रोटेट कर रही, रिवॉल्व कर रही, जो भी कर रही, ठीक है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हम कभी भी ये 100% श्योर होके नहीं कह सकते कि भाई ये ऑब्जेक्ट इस टाइम पे रेस्ट में है या इस टाइम पे मोशन में है, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है कि भाई देखने वाला इंसान उसको कहाँ से देख रहा है, टोटली ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को कहाँ से देख रहा है। अब वही है कि भाई मैं बाहर खड़ी हूँ तो मुझे लग रहा है आप लोग मूव कर रहे हो, अगर आप लोग अंदर बैठे हो तो आप लोग को लग रहा है आप लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे बैठे हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि देखने वाला चीज़ों को कहाँ से देख रहा है। हो सकता है एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही बॉडी एक समय पे किसी के लिए रेस्ट में हो और उसी समय किसी के लिए वो मोशन में हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि मोशन इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब 100%। तो मोशन कैसा, ये वर्ड कैसा, एक रिलेटिव वर्ड है, ये डिपेंड कर रहा है कि भाई देखने वाला कहाँ से देखता है। किसी के लिए कोई रुका हुआ हो सकता है, किसी के लिए कोई चलता हुआ हो सकता है। तो हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि भाई ये ऑब्जेक्ट 100% रेस्ट में ही है या 100% या मोशन में ही है। जैसे लिखा है बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर, मेरे लिए भाई आप मूव कर रहे थे, बस मैं बाहर थी, एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे आप अपने अपने दोस्त या अपने फैमिली के लिए कैसे थे, रेस्ट पे थे। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये टोटली डिपेंड्स कर रहा है आप कैसे हैं, ऑब्जर्वर पे है। अब इससे सवाल कैसा आता है, सुनो, गिव रीजन करके एक पूछा जाएगा, मोशन इज रिलेटिव, गिव रीजन करके पूछ लेगा, मोशन इज रिलेटिव। अब आपको इसमें एक अच्छा सा एग्जाम्पल देके जो आपको सूट करे वो आप लिख लोगे, और ये लाइन जरूर लिखोगे कि इट डिपेंड्स ऑन
ऑब्जर्वर। ये इसका मेन पॉइंट है, इसको तो हाईलाइट आपको करना ही करना है, ठीक है, कि एक समय पे कोई ऑब्जेक्ट एक के लिए चल सकता है, दूसरे के लिए वो रुक सकता है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि देखने वाला इंसान उसको कहाँ से खड़े होकर देख रहा है। तो प्लीज ये लिखिए और ये लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है आपका, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। चलो, घबराना नहीं, थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, अभी लिखना शुरू मत करना, बस पहले समझना। मैं टाइम देती हूँ लिखने का, ठीक है, मैं इसलिए बाहर जाती हूँ ताकि आप लोग कंफर्टेबल होकर आराम से लिख सके, ठीक है। एक नया छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले 9th में ही, सच बताऊं, इस छोटे से टॉपिक की शुरुआत होती है 9th में, लेकिन ये एग्जाम में कभी लिखने को नहीं आता है, इतना लंबा चौड़ा था, लेकिन सच बताऊं इसका काम है सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। 9th से पढ़ना शुरू करेंगे और जब तक आप चाहे कॉलेज में चले जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, इससे पहला हमेशा पड़ेगा। तो सोच लो इसकी इंपॉर्टेंस अच्छी है, बट हाँ एग्जाम में रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू पे ये कभी नहीं आता, ये सिर्फ समझने के लिए होता है, ठीक है। एक वर्ड है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब होता है वो कोई भी चीज, वो कैसी भी चीज जिसको हम मेजर कर सके उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल देके समझे तो क्या मैं अपना मास या वेट मेजर कर सकती हूँ? भाई मैं 65-70 केजी की हूँ तो ये मेजर करके ही तो बताया होगा। क्या मैं अपनी हाइट मेजर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या मैं अपनी एज मेजर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या हम टाइम मेजर करते हैं? बिल्कुल करते हैं भाई, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, जो भी है, ठीक है। तो जो चीज हम नाप सके, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब बात करते हैं, क्या मैं अपना कलर मेजर कर सकती हूँ? नहीं, ठीक है। क्या आपकी फैमिली जो आपसे प्यार करते हैं आप मेजर कर सकते हो कि आपके परिवार आपसे कितना प्यार कर सकता है? नहीं कर सकते। क्या जिस पे गुस्सा आता है, बहुत मन करता है मुंह तोड़ दे इसका, उसके लिए अपने मन में जो नफरत है वो मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सब लव, हेट, जो भी चीजें हैं, इन चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते। तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सिंपल शब्दों में आपका कलर, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। बट जो चीज हम नाप सके उनको हम क्या बोल देंगे, वो क्या है, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो अभी एग्जांपल देके, अब 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एक होती है स्केलर और एक होती है बेटा वेक्टर। कभी वेक्टर वर्ड सुना भी होगा, बहुतों ने ये वर्ड सुना भी होगा कि वेक्टर क्या बवाल है, ठीक है। तो शुरुआत मैंने बताया 9 से ही हो जाती है, आराम से समझना है स्केलर का, ठीक है। सपोज मैं अगर बोलूं कि मेरा अभी वेट, वैसे वेट बोलना गलत चीज़ होती है, वेट आप ही ग्रेविटेशन में पढ़ोगे, वेट अलग है, मास अलग है, ठीक है। बट अभी स्टार्टिंग है तो मैं बोल दूंगी, ठीक है, कि मेरा वेट मान लो 70 kg है, ठीक है। अभी मैं सामने खड़ी हूँ तो भी 70 की होंगी। अगर क्या मैं ऐसे घूम जाऊँ तो क्या मेरा वेट चेंज होगा? नहीं। मैं ऐसे घूम जाऊँ तो क्या मेरा वेट चेंज हो रहा है? मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं अपना सर नीचे कर लूँ या पैर ऊपर कर लूँ, मैं रहूंगी 75 kg की ही है। इसका मतलब क्या मेरे डायरेक्शन को बदलने से मेरा वेट में कोई चेंजेस आया? नहीं आया, ठीक है। वो सारी चीजें, जो चीज डायरेक्शन के बदलने से उनको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, सिंपल शब्दों में समझो कि डायरेक्शन बदली तो उन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसी सारी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और आराम से समझना, अब थोड़े फिजिक्स के लैंग्वेज में बोला जाए तो वो सारी क्वांटिटी जिसके पास, जो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से ही सफिशिएंट है समझने के लिए। अब मैग्नीट्यूड क्या फंडा है, सिंपल से शब्दों में बताऊं, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी वैल्यू, कोई एनी मैथमेटिकल वैल्यू, 1 2 3 4 10 12 हज़ार लाख करोड़, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड। अगर मैं कोई भी बोलूँ 5 मैग्नीट्यूड है, तो मैं फिजिक्स में ना ऐसे नंबरिंग का यूज नहीं करेंगे। अगर मैं कुछ बोलूँ कि मैं पूछूं कि मेरा वेट कितना है, तो बोलो मैंने बताया था 75, तो 75 क्या हो गया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने बोला कि भाई मेरा मैग्नीट्यूड 75 है, यानी मेरा वेट 75 है, तो मैंने कितनी बार भी डायरेक्शन चेंज की, मेरे इस 75 की वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा, और लेकिन अगर मैं वेक्टर को बताऊं तो जो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से ही सफिशिएंट है समझने के लिए, उसे हम स्केलर बोल देंगे। अगर मैं वेक्टर की बात बताऊं, ठीक है, सुनना, सपोज अगर ये कोई पेन होता, अभी तो ये वैसा है, अगर मान लो इसमें कैप लगी होती, एक पेन देना, ठीक है। अब वेक्टर समझा रही हूँ, ठीक है। ये पेन है, ठीक है, मैंने बोला, किसी ने मुझसे बोला, आप मान लो इसी बच्चे ने बोला कि मैम इसका ना कैप खोल के दिखाओ, ठीक है। तो मैंने बोला मैं क्या कर रही हूँ, उस पर क्या लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ। मैंने बोला माल फोर्स की ऐसा यूनिट,
बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है, ज्यादा है नहीं बट थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो मैं इस पे क्या लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ। कितने मैग्नीट्यूड का, मान लो 10 मैग्नीट्यूड का, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। कैप नहीं खुल रही, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं फोर्स नहीं लगा रही, मैं सच बताऊँ मैं फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। मैं अब भी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन अब भी मेरी कैप नहीं खुली। फिर क्या करूँ, अब जाके मेरी कैप खुली। क्यों खुली, क्या चेंज किया मैंने, डायरेक्शन चेंज की। बहुत बढ़िया। मैग्नीट्यूड तो अब भी मेरी 10 ही थी, मैं अब भी 10 का ही फोर्स लगा रही हूँ, अब भी लगाई जा रही। लेकिन जैसे ही मैंने अपना डायरेक्शन चेंज किया तो मुझे कुछ इफेक्ट देखने को मिला, मेरे को चीजें समझ में आई, ठीक है। पुश और पुल क्यों लिखते हैं, पुश और पुल दरवाजे पे लिखा जाता है, आपने देखा होगा। ऐसी कांच के इस पे तो लिखा नहीं है, अभी हमने थोड़ा सा कंजूसी करी है, लेकिन पुश और पुल लिखा जाता है दरवाजे पे। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं कि मैंने फोर्स लगाई, तो पहला सवाल आएगा कहाँ लगाई, सवाल यही पूछोगे ना। मैंने बोला मैंने लगा दी फोर्स, तो पूछोगे कहाँ लगाई, कहाँ मतलब क्या, डायरेक्शन, सिंपल सा मतलब। तो वो क्वांटिटीज जो अपने मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, प्लस साथ में उसके डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, प्लस डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है उसको समझने के लिए। देखो अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, अब आगे पढ़ना है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्या है, ये वेलोसिटी क्या है, सब हम आगे डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इतना फिलहाल के लिए समझो, रफ आइडिया लेके चलो। स्केलर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई 2 बज रहा है, ठीक है, तो 2 ईस्ट में बज रहा है, वेस्ट में बज रहा है। कोई पूछे मैम कितना टाइम हो रहा है, तो मेरा बेटा अभी 5 बजने वाला है, ठीक है, काफ़ी है ना, बंदे को समझ में आ गया। अब ये बोलना जरूरी है क्या, मैम ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 5 बन रहा है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं बनती, ये सफिशिएंट है उसका मैग्नीट्यूड उसको समझाने के लिए। तो वैसे चीज़ों को बोल देंगे दैट इज स्केलर क्वांटिटी। और जब किसी चीज़ को समझाने के लिए मुझे डायरेक्शन भी ऐड ऑन करना पड़े, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बोल देंगे हम वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, वो सब इसके आगे के कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। तो लिखने को नहीं आएगा एग्जाम में कि डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नहीं। लेकिन इसका यूज कहाँ आएगा मैं धीरे धीरे बताऊंगी चैप्टर में, तो इसको अच्छे से लिखो, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। तो लिख लो इसको बेटा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से थोड़ा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ठीक है। मोशन को जान लिया, मोशन के वर्ड वो एक अलग ही टॉपिक था, ठीक है, वो एक समझने वाला टॉपिक था। नेक्स्ट आ जाओ टाइप्स ऑफ मोशन, छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा प्यारा सा है, ठीक है। 2 टाइप के मोशन के बारे में पढ़ना है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल से शब्दों में बताऊं तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान, ठीक है, एक समान, ऐसे हिंदी में ऐसे ही कुछ लिखते हैं ना, एक समान, अब एक कैसे छोड़ दो, ठीक है। जो बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी कहते हैं ना, बिल्कुल बराबर, सब कुछ बराबर, बैलेंस में है सब कुछ। तो अगर वैसा होगा तो कैसा मोशन, क्या बोलेंगे उसको, यूनिफॉर्म। समझेंगे कैसे, देखो कोई खाली स्लाइड में समझाऊं, सब भरी हुई है, कोई नहीं, इधर आ जाओ, ठीक है। मान लो कुछ टाइम है, कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। अभी मैं डिस्टेंस पे बात करूंगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक अलग ही टॉपिक है, इसके बाद ही पढ़ना है, ठीक है। सपोज करो 1 सेकंड में मैंने कवर किया मान लो 10 मीटर का डिस्टेंस, 1 सेकंड में कितना चली मैं, 10 मीटर। ऐसे कोई हाइपोथेटिकल वैल्यू है, सच्चाई भी मत जाना कि मैम ऐसा। लास्ट ईयर में पढ़ाती थी तो ग्रेविटेशन पढ़ा रही थी कुछ, तो कुछ था उसमें रॉकेट वॉकेट का, तो मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि रॉकेट इस स्पीड से जाएगा। मैंने बोला देख बेटा मैंने देखा नहीं है, ठीक है, मान ली गई। तो कुछ चीज़ें हम फिजिक्स में आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मान ही लेते हैं, तो उसको ऐसे एकदम आ मत जाना कि नहीं मैम ये करके ही दिखाना है, ठीक है। तो बस फील कर लेना ऐसा। 1 सेकंड में कितना चला भाई, 10 मीटर। 2 सेकंड में कितना चला ये, 20 मीटर। 3 में मान लो चला ये 30, ठीक है। 4 में चला ये 40 और 5 में चला भाई ये बंदा 50, ठीक है। टाइम को लेते हैं हम सेकंड्स में बेटा, ठीक है, और डिस्टेंस को लेते हैं हम मीटर में, अब इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर एक इक्वल इंटरवल के बाद टाइम तो हमेशा बराबर बढ़ेगा ना, 1 के बाद 2 ही आएगा, 1 के बाद 10 सेकंड तो आएगा नहीं। तो टाइम जिंदगी में हमेशा एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो हमेशा एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक इक्वल वे में चलता है कि 1 के बाद 1 2 सेकंड आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं बेटा, आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कोई मैग्नीट्यूड बताओ, कोई वैल्यू बताओ। हर बार आप 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी
इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, तो उस टाइप के मोशन को हम बोल देंगे यूनिफॉर्म मोशन। एक समान है सब कुछ, टाइम इक्वल चलते जा रहा है, 1 सेकेंड में मैं चली 10 मीटर, उसके बाद चली 20 मीटर, यानी हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 10 मीटर में चलती जा रही हूँ। ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब मेरी स्पीड, अभी तो स्पीड एक अलग टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे, इसमें सब एक, जब स्पीड बिल्कुल सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी। अब ऐसा मान लो तुम हाईवे पे चल रहे हो, ठीक है, ये यमुना एक्सप्रेसवे का हाईवे बड़ा खाली जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती, ठीक है, तुम हाईवे पे चल रहे हो, मान लो तुम्हारे पास कार है, बाइक है, जो भी चीज़ है, वो तुम चला रहे हो 60 किलोमीटर की स्पीड से, मान लो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम्हारी चल रही है। अगर तुम सेम स्पीड पे रखोगे ना, तो हमेशा तुम इक्वल डिस्टेंस ही कवर करते चले जाओगे। लेकिन असलियत में बताऊं तो ये बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत रेयर, क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं, ऐसी जगह रह रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। हम हर बार क्या करते हैं, 5 मिनट चले, धीरे किए, थोड़ा भीड़, साउथ दिल्ली में तो ट्रैफिक का बात ही छोड़ दो। तो आपको नॉर्मल जिंदगी में ना, नॉर्मल की बात कर रही हूँ, नॉर्मल अपने लाइफ में आपको यूनिफॉर्म मोशन बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूँ तो इसी डेटा पे समझाऊँ, मान लो तुम 10 मीटर चले, ठीक है, अब तुम्हें बहुत भयंकर ट्रैफिक मिला, तो मुश्किल से 2 मीटर चल पाए, उसके बाद तुम्हें फिर थोड़ा सा खुला मिला, तुम मान लो भाई इतना खुला मिल गया, तुम आराम से 60 तक चले गए, फिर बहुत ट्रैफिक मिला, तो हर बार जो चेंज हो रहा है, आप इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे। तो जब कोई इंसान इक्वल, टाइम तो हमेशा इक्वल चलेगा भाई, तो जब कोई इंसान इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, तो वैसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे, यानी वो एक समान नहीं है। ये कब पॉसिबल होगा? जब आप अपनी स्पीड को चेंज करेंगे, कभी घटाएंगे, कभी बढ़ाएंगे। जैसे हम नॉर्मल जिंदगी में तो ऐसे ही चलते हैं ना, कभी तेज चलते हैं, कभी धीरे चल, अभी भी मैं देखो, अभी मैं नॉर्मल चल रही हूँ, मुझे जब तेज चलना होगा तो मैं तेज चल के जाऊंगी। तो नॉर्मली जो हम करते हैं, वो किस टाइप का मोशन करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म ही करते हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है। अभी मैंने हाईवे वाला का एग्जाम्पल बताया कि भाई तुम मान लो तुम ही राजा हो रोड के, एक ही स्पीड से चलाए जा रहे हो, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, घड़ी की सुई, लेकिन घड़ी की सुई ध्यान देखो तो वो तो हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, उसमें तो ऐसा कोई सुनने की उसका मन है चलेगी, नहीं मन है तो रुक जाएगी, उसका तो फिक्स है। प्लस इलेक्ट्रॉन का मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है, वैसे तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे दूं, बच्चों को बहुत टेंशन होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन वगैरह पढ़ा है तुम लोगों ने कभी छोटे क्लासेस में? थोड़ा बहुत, वैसे थोड़ा सा बता रही हूँ, पूरी केमिस्ट्री पढ़नी ही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। सुनो, होता क्या है, कोई भी चीज़ बनी होती है एटम से, ठीक है, कोई भी चीज़ बनी होती है एटम से। बिल्कुल मैं फटाफट बताऊंगी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो हमें टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है, मैं बस थोड़ा सा ये हल्का सा रफ आइडिया दे दूँ, ठीक है। न्यूक्लियस से बनी होती है कोई चीज़, ठीक है, वो सेल वाला न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ होती है बेटा, एक होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, नो चार्ज, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं इसके कुछ शेल्स, इसके कुछ एक तरीके से मान लो इसकी बाउंड्री, इस न्यूक्लियस के अराउंड कुछ गोल 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 इसका दायरा सा है, बाउंड्री है, ठीक है, एक बाउंड्री है, और इस बाउंड्री में घूमता है, और इस बाउंड्री के अंदर घूमते हैं आपके प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जो ये अब देखो, ये दोनों तो बेचारा कैद है न्यूक्लियस के अंदर, ध्यान ऐसा समझोगे छोटे क्लास में, ये दोनों का मतलब है ये दोनों तो बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर कैद है। तो फ्री कौन है, घूम कौन सकता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो ये ऑर्बिट में घूम रहा है, इसका मुंह में मोशन भी फिक्स है कि भाई हाँ वो इसी स्पीड में घूमेगा, इसी स्पीड में घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा, वो फिक्स है। अब कैसे घूमता है, क्यों घूमता है, कब फ्री होता है, सब हमें केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, लेकिन मैंने बस इसका मतलब बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हो रहा है वो भी एक यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म का तो हजारों एग्जाम्पल है, बिजी रोड में गाड़ी चलाना, जो चीज़ हम देख सकते हैं भाई, मोशन ऑफ द व्हीकल्स ऑन एक्सट्रीमली बिजी रोड, मोशन ऑफ ए बर्ड, भाई एक चिड़िया कभी यहाँ बैठती है, फिर उड़ के बहुत दूर चली जाती है, फिर मान लो इतने दूर से बस इतने ही दूर चलती है। तो ये सारे एग्जाम्पल कैसे हैं आपके? नॉन यूनिफॉर्म का, ठीक है। सवाल कैसा आता है, क्योंकि पढ़ाना अलग चीज़ होती है, लेकिन ये पता होना चाहिए भाई सवाल बनते कैसे हैं। डायरेक्ट सवाल आता है, ठीक है, डायरेक्ट सवाल आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। तो आप हमेशा लिखेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, या कभी कभी ऐसे भी आता है व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल।
तो 2 नंबर में आ जाएगा, 1 नंबर की डेफिनेशन और 1 नंबर के आपका कोई एग्जाम्पल जो आपको समझ में आ जाए। ज़्यादातर आता है ये, या फिर पूरा आ जाएगा कि टाइप्स ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करो विद एग्जाम्पल्स, तो 2 मार्क्स का होगा वो, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे। चलिए, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं, आ जाओ, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम के लिए नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। कुछ यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, सुना होगा ना, ऐसा यूनिट लिखनी होती है, ठीक है। तो वही ऐसा यूनिट वाला फंडा है। नॉर्मली देखो, 2 सिस्टम यूज किए जाते हैं ऑल ओवर कंट्री की बात करो तो हर देशों में। सबका पहले क्या होता था ना, बहुत बहुत साल पहले, मुझे भी पता नहीं कितने साल पहले, हर कंट्री अपना अलग सिस्टम यूज करती थी चीज़ों को मेजर करने के लिए। फिर एक कमेटी बैठी, फिर ये बोला गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे, हर कंट्री में सेम ही रखेंगे कि चीज़ों को मेजर कैसे करना है। तो फिलहाल आपके 2 सिस्टम यूज किए जाते हैं किसी भी चीज़ों को मेजर करने के लिए। एक को बोलते हैं MKS सिस्टम और एक को बोलते हैं बेटा CGS सिस्टम, ठीक है। इनका फुल फॉर्म भी है, देखना कैसे समझने के लिए। अगर मैं लेंथ को किस में नापूं, मीटर में, मैं मास को किस में नापूं, किलोग्राम में, मैं टाइम को किस में नापूं, सेकंड में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, MKS सिस्टम बोलेंगे। और यही सिस्टम हम यूज करते हैं, यही सिस्टम, इसी को हम बोलते हैं SI सिस्टम। फुल फॉर्म लिखा है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। क्या जरूरत है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCQ में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि SI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है। तो मेनली कमेटी बैठ के ये डिसाइड किया गया कि 2 ही सिस्टम लागू रखना है। सबसे ज़्यादा जो हम सुना है ना, SI यूनिट लिखना, हर लोग कहते हैं ना मैं SI यूनिट जरूरी है, वो जरूर लिखना। तो ये वही SI यूनिट का सिस्टम है कि लेंथ को किस में लेंगे बेटा, मीटर में लेंगे, मास वगैरह को किस में लेंगे हम, किलोग्राम में लेंगे, और टाइम को किस में लेंगे हमेशा हम, सेकेंड में। अभी जब मैंने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाया था, मैंने जो डेटा बनवाया था, टाइम को किस में लिया था, डिस्टेंस को किसमें लिया था, तो मैंने यही सिस्टम फॉलो किया था। एक और सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं CGS, लेंथ को किसमें, छोटी यूनिट है, छोटे छोटे लोगों के लिए छोटी छोटी यूनिट है, ठीक है। लेंथ को किसमें लेंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। मास को किसमें लेंगे, ग्राम्स में, और टाइम तो हमेशा ही बेटा सेकंड में ही लेना है। इसको हम यूज पढ़ाई के लिए नहीं करते। इन केस रेयरली है, 1.1% का चांस होता है, कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू सेंटीमीटर और ग्राम, तो हम यूज करेंगे। अदरवाइज हर जगह उसको याद रखना, लेंथ होगा तो हम वो यूज करेंगे, मास होगा तो ये यूज करेंगे, सेकंड भी होगा तो हम यही वाली वैल्यू यूज करेंगे। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो लिखने को नहीं आता, बट आपको पता होना चाहिए कि SI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है और MKS सिस्टम क्या होता है। कोई पूछेगा भाई MKS सिस्टम क्या है, तो लेंथ को मीटर में लेना है, मास को किलोग्राम में लेना है, टाइम को सेकंड में लेना है। दिस इज नोन एज MKS सिस्टम। फटाफट रफ जल्दी से लिखो, फिर आगे चलते हैं। ये बस ऐसे ही समझने के लिए था, ठीक है, फटाफट लिखे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से चैप्टर का सच बताऊं तो चैप्टर अब जाके कहना चाहिए कि मेन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू यहीं से होता है, और यहाँ से सवाल हमेशा ही आना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो अब शुरू हो रहा है, अभी भी शुरू था बट वो एक तरीके से कहते हैं ना, चैप्टर का बेस तैयार कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अब शुरू होता है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही DD हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और दोनों में स्लाइड सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा, अच्छे से समझना, ठीक है। एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, पूरी कोशिश होगी जितना सिंपल समझाऊं तो उतना सिंपल आप लोग कैच ही करना है इसको, ठीक है। मान लो ये कोई A पॉइंट है, ठीक है। कोई इंसान कोई ऑब्जेक्ट A से चला बेटा B पॉइंट पे, मान लो इसने यहाँ कवर किया 4 मीटर, ठीक है। B से चला ये इंसान C पॉइंट पे, इसने कवर किया 2 मीटर, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 मीटर, तो आप हर बच्चे ने क्या किया होगा, 4 + 2 कर दिया होगा, दैट इज 6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ इस पॉइंट पे टोटल डिस्टेंस है इस इंसान की, दैट इज 6 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल से देखो, मान लो A पॉइंट पे है, ये B पॉइंट है, कोई इंसान चला मान लो 7 मीटर, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 7 मीटर, ठीक है। अब उसको A से जाना है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका गोल क्या है, A से कहाँ जाना है, B पे। तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है जाने के, ध्यान से समझना। या तो वो सीधे सीधे चले जाए, समझदार होगा तो, और एकदम बेवकूफ टाइप का होगा तो ऐसे 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 घूम के जाएगा, ठीक है। ये भी तरीका है जाने का। भाई मान लो यहाँ पे कितना, एक रैंडम वैल्यू मान लो कि यहाँ पे मान लो 15 मीटर इसने कवर कर लिया, ठीक है, गधा है, ठीक है। अब फिर मान लो उसको ऐसे 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 करके अब जा रहा है, ठीक है। ये भी तो तरीका है जाने का। यहाँ मान लो इसने 25-30 मीटर या 30 मान लो 30 मीटर कवर किया,
सिंपल सा मेरा समझाने का फंडा ये है कि कोई इंसान, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी एक्चुअल कितना पाथ कवर कर रहा है उसी को हम बोल, इन तीनों ही केसेस में मैं पूछूं केस 1, केस 2, केस 3, तो डिस्टेंस उस इंसान ने कहाँ ज्यादा कवर करी? 3 में। तो डिस्टेंस का सिंपल मतलब होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, मतलब वो एक्चुअली कितना चल रहा है। अब मैं एक्चुअली जितना चल रही हूँ, यहाँ चली, ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो बहुत ईजी है, ठीक है। मैं पूछूं टोटल, मान लो टोटल इसको तीनों जगह से मान लो कितना चला, तो सबको प्लस कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, भाई इतना चला वो इंसान, ठीक है। डिस्टेंस सिंपल समझ में आया? समझ में आया तो खुश रहो, ठीक है। ऐसा मुंह लटका के मत बैठो, ऐसा लग रहा थक गए हो तुम लोग, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को समझना, ठीक है। रब कर रही हूँ, अभी लिखवाऊंगी सब, लेकिन अभी सुन लो। अब डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए मान लो ए पॉइंट है, ठीक है, और ये मान लो इसकी बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये भी अभी भी 7 मीटर है, ठीक है। चलो, डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब होता है जहां से आपने चलना शुरू किया, जहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन, ठीक है। जहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं इनिशियल। अगर मैं यहाँ रुकी हूँ, ठीक है, अभी टाइम कब देखना होता है आपको चीजें तब देखनी होती है जब आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। ऑब्जर्व करोगे, अभी मान लो इस बच्चे ने ऑब्जर्व किया, तो मेरी इनिशियल पोजीशन ये है, मैं यहाँ से चलना शुरू करूंगी, यहाँ से चली, और यहाँ आके मैं बैठ गई, तो मेरी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो जहां से इंसान चलना शुरू करता है वो उसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, और जहां जाके चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो उसको हम फाइनल पोजीशन बोलते हैं। तो ए पॉइंट इज इनिशियल पोजीशन और बी पॉइंट इज फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट समझ में आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस होती है ना, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि बेटा इस बंदे को ए से सी तक जाना था, दिस इज इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को कैसे डिनोट करते हैं बेटा? अभी फिलहाल के लिए मान लो मैं लिख दूं आई इनिशियल, ऐसे लिख दूं आई पी, लिख दूं इनिशियल पोजीशन, लिख सकती हूँ। इधर मैं लिख सकती हूँ आई एफ। वैसे आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, मैं सब रैंडम समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये मान लो ए पॉइंट कैसा है? इनिशियल पोजीशन है, और सी पे आगे सी पे ही रुका ना वो, तो ये इसका फाइनल पोजीशन है। अब इन दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? अब इसका एम था ए से सी तक आने का, अब इसने क्या किया? ए से चला, बी चला, सी, तब सी आया। क्या ये इसकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अभी मैंने बहुत गंदा सा वो जो डायग्राम बनाया था, फिर से दिखाती हूँ थोड़ा सा। अच्छा देखो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू हो जाता है, ठीक है, यहीं से शुरू हो जाता है न्यूमेरिकल। अब ए और बी है, मान लो ये ऐसे गया, ठीक है, मान लो ये ऐसे गया, तो मैं तुमसे पूछूं दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या थी? उसको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पॉइंट में तो 1 थी। तो जो सबसे तो डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या हो जाएगी इस केस में? सिर्फ 7 मीटर हो जाएगी। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब एक और चीज समझना, इतना अभी फिलहाल के लिए क्लियर है? ठीक है, आगे देखो। अब मान लो, ठीक है, ए पॉइंट से चलना शुरू किया, तुम चले बी पॉइंट तक, ठीक है। तुम्हारा ये मान लो घर है, तुम अपने घर से चल के तुम मान लो अपने स्कूल तक गए, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस मान लो तुम्हारी, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल डी से, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 मीटर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कितने लोग 10 के सपोर्टर में है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट, ठीक है। आराम से समझना, मैंने क्या बोला? इनिशियल, एक ही बच्चे ने जवाब नहीं दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो यही तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है चलने की। तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट को बेटा डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। लेकिन हाँ, कोई ऐसा जरूर नहीं कि हर बार आप इसी से डिनोट करो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कि जेड और कुछ भी ले लिया,
कोशिश करो कि ऐसे डिनोट करो, नहीं आ रहा समझ में तो पूरा लिख दो डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इस केस में, 10 मीटर, ठीक है भाई, यही तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब तुम घर स्कूल में पढ़ लिख लिया, सब कुछ कर लिया, तुम अब फिर वापस आ गए अपने घर पे। अब डिस्टेंस कितनी हो गई मेरा बच्चा, ठीक है, तो तुमने एक्चुअल कितना कवर किया, एक्चुअल तुमने कवर जो किया दैट इज 10 + 10 दैट इज 20 मीटर। एक बार ए से बी गए, एक बार फिर बी से आप ए आए। अब इस केस में बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, कितने लोग 10 वाले सपोर्टर है, अभी तो 10 की आवाज आई थी मेरे को, और जब मैंने पूछा एकदम, और 2, अगर मन में आता है तो बोल सकते हो यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी और लोग, और कितने लोग 0 के सपोर्टर में है, अच्छा बहुत लोग अभी ऐसे हैं जो कंफ्यूज भी हैं, ठीक है चलो कोई नहीं, ठीक है। तो बेटा राइट आंसर इज 0। सुनना किस बात को, कोई ऐसा टेंशन नहीं कि हमने गलत जवाब दिया, ये वाला सीन हम अपनी क्लास में नहीं रखते। सवाल पूछना हमारा थोड़ा काम है, हम रुक रुक के कभी ना कभी पूछेंगे, और जवाब दो, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब यहाँ मेरी इनिशियल पोजीशन थी होम, ठीक है, दिस इज माय इनिशियल, दिस इज माय फाइनल। अब हुआ क्या कि दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना, वो जहां से शुरू हुआ बंदा, शुरू यहाँ से घर से हुआ और फिर घर पे ही जाके रुका, तो क्या दोनों पॉइंट आपस में कोइंसाइड नहीं कर गए, जहां से उसने अपनी जर्नी शुरू करी वो वहीं पे इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या हो सकता है, कुछ नहीं, जहां से शुरू किया वहीं जाके खत्म कर दिया उसने अपनी जर्नी। तो ऐसे केसेस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, 0 हो जाएगा। अभी इतना समझ में आया है कि नहीं, सिंपल फंडो में बोलो। अगर मैं बोलूँ कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ए पॉइंट से शुरू कर रहा है घूमना, पूरा इसका जो है मान लो 200 मीटर है डायमीटर, ठीक है, कितना डिस्टेंस हो जाएगा, हाँ कैसे निकालेंगे, बहुत बढ़िया, 2πr करके निकाल देंगे, सिंपल सा फंडा है। अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 200 नहीं, ए पॉइंट से इंसान चलना शुरू किया, वो पूरा राउंड लगा के फिर ए पे ही आके रुक गया, तो जहां से चलना शुरू, अगर सिंपल से था समझो, और बोलते हैं ना एकदम लेमैन लैंग्वेज में, अगर कोई इंसान जहां से चलना शुरू करता है और वहीं आके रुक जाता है, यानी इन दैट केस अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपस में कोइंसाइड कर जाती है, एक ही हो जाती है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0, कोई शर्त ही नहीं, कुछ और हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगी, तो क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना, क्या इंसान है, अब क्वेश्चन यहीं से घुमाते हैं वो लोग, ठीक है, अब बहुत सारा चीजें दे देंगी, बस इतना दिमाग में कॉन्सेप्ट लेके चलना, अगर कोई जहां से चलना शुरू कर रहा है और फिर वहीं आके रुक रहा है एट एनी कॉस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट उसके, चाहे उसने 1000 मीटर की डिस्टेंस क्यों ना कवर करी हो, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इन दैट केस आपकी 0। एक और चीज याद रखनी है, देखो याद क्या रखना है वो मैं तुम्हें भूल ही गई बताना, मैं कुछ बताने वाली थी लेकिन बिल्कुल स्लिप कर गया दिमाग से, हाँ जी याद आ गया, ठीक है। तो अगर देख के बताना कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब हो रहा है बेटा, इक्वल कब हो रहा है, और कोई और अच्छे से बताओ इक्वल कब हो रहा है, बहुत बढ़िया। अगर कोई इंसान स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रहा है, अब मैं घर से सीधे स्कूल गई तो मेरा डिस्टेंस भी बेटा 10 मीटर का था और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर का था। अगर कोई इंसान, सुन लेना ध्यान से, कान खोल कर, बस इतना, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती का सवाल, अगर ये गलती हो गया मोशन में तो मोशन चैप्टर पहाड़ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगर कोई इंसान सीधे सीधे चल रहा है, यानी अगर किसी इंसान का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो इन दैट केस उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होंगे, इन दैट केस उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होंगे अगर वो सीधे सीधे पॉइंट पे चलता है। लेकिन अगर उसने जहां से चलना शुरू किया और फिर वो वापस वहीं आके रुक गया, तो वहां आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ, इतना ही कॉन्सेप्ट है, बस सिंपल सा इतना ही कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जैसा मैंने बनाया है, एक तरफ डिस्टेंस एक तरफ डिस्प्लेसमेंट, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाती हूँ, ठीक है, फिर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखा रही हूँ। चलो शुरू करो, लिखना शुरू करो। अब देखो ऐसे ही बनाना, ठीक है, ये ऐसे टेबल में अच्छा लगेगा, थ्योरी में इसको पैराग्राफ में मत लिखना इसको। तो डिस्टेंस कभी कभी पूछा जाता है बेटा, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस में लिखेंगे द एक्चुअल पाथ, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन object is called
डिस्टेंस, ठीक है, एक्चुअली उसने कितना चला है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना चले, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है दी शॉर्टेस्ट, स्पेलिंग चेक कर लेना, मेरी थोड़ी गलती होती है, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक मिनट टाइम देना है, बस इधर देखना, दोनों ही क्या है बेटा, एक तरीके से हम लंबाई नाप रहे हैं ना, दोनों ही क्या लेंथ ही तो नाप रहे हैं, बस एक में क्या है, एक में क्या है, एक में बस हम सीधे जितना चल रहा है वो, एक उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अगर मैं बोलूं कि दोनों में ही हम लेंथ नाप रहे हैं तो दोनों की एसआई यूनिट क्या हो सकती है बेटा, बहुत बढ़िया, दोनों में हम लेंथ ही तो नाप रहे हैं तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी बेटा मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ ही है, बस शॉर्टर डिस्टेंस है उसकी, तो इसकी एसआई यूनिट भी बेटा हो जाएगी आपकी मीटर, ठीक है। यहाँ हो जाएगी आपकी एसआई यूनिट इज मीटर। इतना सब लोग लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो अभी थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा, दो तीन चीजें और हैं, मेनली बोलूँ तो एक ही चीज और है। पहले तो एक चीज ये देखेंगे कि बच्चा लोग, मेरी डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा, अभी स्केलर की बात करी थी ना मैंने, मेरी डिस्टेंस कैसी है, स्केलर। अगर मैं बोलूं कि मैंने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो क्या इसमें डायरेक्शन नीड है बताने की, ये सफिशिएंट है ना अपने में कि भाई मैंने 10 मीटर चला, काफी है इतना इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट की बात, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मेरी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अगर मैं बोलूं, यानी डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या मेंशन करना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या मेंशन करना जरूरी है, डायरेक्ट, थोड़ा सा जब मैं पूछूं थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया करो, नहीं तो मुझे लगेगा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं 10 मीटर चली, मेरी डिस्टेंस 10 मीटर है, क्या ये काफ़ी है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो बिल्कुल काफ़ी है भाई कि 10 मीटर चली, मेरी डिस्टेंस 10 मीटर की है। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बोलना है कि मेरी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर की है, तो भाई आपको कोई डायरेक्शन वहाँ ज़रूर मेंशन करनी पड़ेगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं बोलूँ कि मैं टुवार्ड्स होम 10 मीटर चली, तो यहाँ हम डिस्टेंस नहीं यूज़ करेंगे, इसके हम बोलेंगे मेरी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर की है। अगर मैं बोलूँ कि मैं 25 मीटर चली टुवार्ड्स ईस्ट, तो उसको मैं बोल दूंगी मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 25 मीटर की है। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी लिखिए, वैसे सच बताऊं स्कूल में ना, मतलब नॉर्मली हम डिस्प्लेसमेंट में कभी डायरेक्शन लिखते नहीं है, वो उसकी मैग्नीट्यूड ही काफ़ी होता है। लेकिन हाँ, समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मेरा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, बट डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी में रखा जाता है। यानी डिस्प्लेसमेंट में मुझे मैग्नीट्यूड, जैसे अभी मैं बोली 10 मीटर, तो मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन अगर मैं जोड़ दूं मैं अपने घर की तरफ चली या स्कूल की तरफ चली, किसी तरफ चले ना, किसी डायरेक्शन में, तो उसे हम डिस्टेंस ना बोल के वहां हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, ठीक है। एक और चीज, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपकी सबसे शॉर्टेस्ट, नाम ही है ना शॉर्टेस्ट। पहली चीज तो ये कि हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, कभी भी कर्व होके नहीं जाएगा आपका, क्योंकि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है ना, कर्व होके हम निकाल ही नहीं पाएंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी आपको। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी। अच्छा, कब कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, जब हम स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही क्या है, दिस शॉर्टेस्ट, नाम ही है ना शॉर्टेस्ट। तो आइदर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होंगे, या तो डिस्प्लेसमेंट उससे छोटा होगा लेकिन बड़ा। अब इसी को एमसीक्यू में घुमा के पूछा गया कि कोई ऐसा केस है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, तो नहीं होगा भाई, वो है ही शॉर्टेज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में या तो बराबर होगा, या तो डिस्टेंस हमेशा ही, क्योंकि एक्चुअल कितना चल रहा है ना, बात तो कितना भी कवर कर सकता है, तो डिस्टेंस हमेशा ही बड़ा होगा उससे, ठीक है। तो ये दो लाइन प्लीज लिख लीजिए, स्केलर और वेक्टर वाला भी। और वो भी लिखना, अगर कोई इंसान स्ट्रेट लाइन में चलता है तो दोनों ही बराबर होंगे, या डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता। ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ, आप अपना नोट्स खुद बना के नोट करके लिखेंगे ये सब चीज़ें।